नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जनमंच में आज हम बात करेंगे पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के जवानों की। इस शहादत के बाद पूरा देश सकते में है और पूरी दुनिया भारत को लेकर बात कर रही है। ऐसे में शुरू होती है राजनीति और सभी राजनीतिक दल इसके लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, जहां पर चप्पे चप्पे पर कश्मीर में फौज की तैनाती रहती है। ऐसे में इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। हालांकि ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है और भविष्य में सबक लेना भी इससे बहुत जरूरी है, लेकिन वर्तमान में इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को दोषी ठहराने पर आमादा हैं। लेकिन हकीकत क्या है और लोग क्या सोचते हैं, आर्मी के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, सीआईएसएफ के जवान इसको लेकर क्या सोचते हैं और सीआरपीएफ के जवान इसको लेकर क्या सोचते हैं और आम आदमी इसको लेकर क्या सोचता है, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे गणमान्य मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जितेंद्र जी आपसे है। जितेंद्र जी, 40 जो जवान जिन्होंने शहादत पाई, उसके बाद में लगातार पूरा देश एकजुट हुआ, देश के हर कोने से आवाज आई, सब कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो एक साथ खड़े हो गए। लेकिन बावजूद उसके राजनीति का दौर शुरू हो गया और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा कि जो है 40 जवानों की शहादत हुई कैसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के साथ हम सब लोग हैं। सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है। ये ऐसी बात है कि जो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर सवाल उठावे, ये ऐसा सवाल उठाने वाले लोग उन सैनिकों का अपमान कर रहे हैं जो इस देश के रक्षा के लिए शहादत जिनकी हुई है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसके ये जो समस्या है, ये समस्या भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, ये इस देश में आतंकवाद की समस्या है। जो ये आतंकवादी घटनाएं पिछले काफ़ी समय से चल रही है, चाहे वो बम्बई के अंदर सैकड़ों लोग मरे हों उस समय की चाहे घटना हो, चाहे उरी की घटना हो और चाहे वो पुलवामा की घटना हो, चाहे वो कारगिल की घटना हो, ये इस प्रकार की घटनाएं हैं जो इस देश के अंदर वर्षों से सतत चली आ रही है। परंतु मेरे को बहुत फक्र है इस बात का और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं इस बात के लिए कि इस देश के इस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हिंदुस्तान में कोई घटना घटित हुई हो और उसके 3 घंटे पूरे होने से पहले पूरे दुनिया की आवाम ये कहे कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके और इस आतंकवाद की लड़ाई के साथ में खड़े हैं। ये बहुत ही सुखद बात है। इस देश के अंदर मैं कहना चाह रहा हूं, जब देश का प्रधानमंत्री इस देश से बाहर जाता था तो चौथे पन्ने के ऊपर 5वीं लाइन के अंदर 4 लाइनें लिखी जाती थी कि भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और आज स्थिति बदल गई है दुनिया के नक्शे से। इस देश के प्रधानमंत्री के पूरे विश्व के जो लोग हैं, जो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, समस्त लोगों ने यह कहा है कि हम इस आतंकवाद के लिए भारत के साथ हैं। पहले इस समस्या के लिए हर देश ये कहता था कि भारत पाकिस्तान की समस्या है, इसको आतंकवाद से मत जोड़ो, इसको कश्मीर से मत जोड़ो, इसको उससे मत जोड़ो, ये हिंदू मुस्लिम की समस्या है। पर नहीं, इस देश भी समझ गया है यह समस्या हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं है, यह समस्या इस देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो आतंकवाद चल रहा है उस आतंकवाद की घटना है, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस समान है। परंतु इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया आपने। इस चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यह ऐसा समय है जब इस समय हम व्यक्तिगत जो मतभेद हैं, चाहे कांग्रेस बीजेपी के मतभेद हो, चाहे ये महागठबंधन के ममता जी के गठबंधन हो, इन गठबंधनों के जो व्यक्तिगत राजनीति है, मैं आपका पॉइंट समझ गया जितेंद्र जी। सुशीला आसोपा जी, सवाल अब आपसे ये है कि ऐसे संकट के समय में आपको साथ खड़े होने की बजाय सीधा आप पे आरोप है कि आप इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति करने का प्रश्न ही नहीं है। राहुल गांधी जी वो पहले राजनेता है जिन्होंने श्रद्धांजलि दी और सरकार और सेना के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी खड़ी है, इसका उन्होंने वक्तव्य जारी किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ आकर के स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी प्रियंका गांधी जी के लखनऊ में, वो आयोजित हुई और वहाँ पहुँच करके उन्होंने उसको रद्द किया और कंडोलेंस 2 मिनट का किया और वो समाप्त कर दी। कांग्रेस श्रद्धांजलि अर्पित करती है उन शहीदों को, लेकिन भाजपा सरकार से मांग भी करती है कि उनको शहीद का दर्जा दे।
सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिले, ये हमारी मांग है। लेकिन दूसरी बात है, आप जो बात कह रहे थे कि 3 घंटे के भीतर पूरे देश ने उसको, पूरे विदेश और वर्ल्ड ने उसका संज्ञान लिया, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे उस दिन, ये बड़ा जरूरी है जानना। प्रधानमंत्री 11:15 बजे रामगंगा बांध, जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल का जो वो क्षेत्र है जहाँ भ्रमण करने एंटर हुए थे उस वन के अंदर, और 6:45 बजे बाहर निकले वहाँ से। ये बहुत बड़ा विषय और बड़ा संगीन आरोप है प्रधानमंत्री के ऊपर कि जब 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक हुआ, उस दिन पूरे दिन प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पार्क में विभिन्न झीलों में अपना फोटो खिंचवा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, सैर कर रहे थे। कटेवा साहब, अब राजनीति से इतर सवाल करते हैं। राजनीति का रुख तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके का है। अब सवाल ये है कटेवा साहब, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि राजनीति को एक साइड में रख देते हैं और पूरा देश एक साथ, गली मोहल्ले नुक्कड़ पे आपने देखा होगा, हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस घटना का, इस दुर्दांत घटना का विरोध किया है। चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों। अब सवाल ये है कि आपने एक लंबा समय आर्मी के अंदर दिया है, बड़े पद पर आप रहे, इतनी बड़ी चूक हुई कैसे जहां पर फौज चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है? आपका सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा। पहले हिस्से में मैं ये बोलना चाहूँगा दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता से कि जो भारतीय सेना है और जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इस हिंदुस्तान की सेना है, वो किसी पार्टी स्पेसिफिक की सेना नहीं है। ना वो कांग्रेस की सेना है, ना वो भारतीय जनता पार्टी की सेना है। और ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है इस हिंदुस्तान में जो जब भी हमारे देश पे, चाहे देश की सीमा पे, चाहे देश के अंदर कभी भी कोई विपदा आती है, चाहे कभी बाढ़ आती है, चाहे कहीं भूकंप आता है, चाहे सुनामी आती है, सब जगह पे वो हमेशा इस देश की सेवा करने के लिए, इस देशवासियों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो ऐसी समय में जब बड़ी दुखद घटना है कि हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, और कुछ लोग थे जो इतनी क्रिटिकल अवस्था में, घायल अवस्था में जब वो भर्ती थे हॉस्पिटल में, एक आधा उनमें भी बाद में शहीद हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई मारा जाता है, शहीद हो जाते हैं, तो बहुत दुख होता है और पूरे देश को इस बात का दुख हुआ है। मुझे बड़े अच्छा लगता है कि कुछ समय के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया। बिल्कुल, दोनों पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन पार्टी भी इकट्ठी होगी, और ऐसा होने से कितना अच्छा लगता है कि ये देश ऐसे क्यों नहीं रह सकता है। दूसरी बात, जो इतनी बड़ा हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेवारी जरूर किसी को लेनी होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। एक कार के अंदर 50 केजी आरडीएक्स, 50 केजी एक्सप्लोजिव कैसे इकट्ठा कोई कर सकता है? 350 केजी सर। नहीं, 350 केजी की गलत खबर थी। 350 केजी आरडीएक्स इतना ज्यादा होता है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते जी। जो एंटी टैंक माइन होती है, जो टैंक को उड़ाती है, उसके अंदर 5 केजी एक्सप्लोजिव होता है जी। पर तो वो भी इतना ज्यादा कैसे इकट्ठा? आपका ये मानना है कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर तो था? इंटेलिजेंस फेलियर था। कर्नल रामजी लाल, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में भी चूक हुई है जी। कर्नल साहब, हम चूके हैं रामजी लाल जी इस पूरे हादसे के दौरान, हमारी वाकई हमसे चूक हुई है? सवाल है मेरा आपसे। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम जो है सिक्योरिटी देने में, अपने जवानों की सुरक्षा देने में हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है, और इसकी बहुत बड़ी वजह भी है जो हमें आज उसको डिस्कस करना चाहिए और सबके सामने लाना चाहिए। एक 2500 जवानों की कार्रवाई चल रही है, और उस कार्रवाई को रास्ते में चेक करने वाला, कोई सिक्योरिटी देने वाला, कोई उससे सामने से कोई आ जाए रुकावट डालने, उसको कोई रोकने वाला ऐसा कोई भी एजेंसी नहीं थी, ऐसे कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे जो उनके सुरक्षा प्रदान कर सके। इसकी क्या वजह थी? जेएंडके के अंदर सुरक्षा बलों को हाथ पीछे बांध के और उनसे जो है ड्यूटी कराई जा रही है। आप देखते हैं कि एक जवान अपनी ड्यूटी पर जा रहा है, उसके हाथ में बंदूक है, उसका बिस्तरा है, और
उसके सब पीछे जो है पत्थरबाज लग लेते हैं, उसके बाद जो है उसको जूते से चप्पल से पीटते जाते हैं। क्या हमारे नेता लोग देखते नहीं? क्या हमारे प्रधानमंत्री देखते नहीं कि एक जवान की क्या बेइज्जती हो रही है, उसकी क्या हालत है और ये क्यों हो रही है? यहाँ पे एक नहीं तीन बैरियर थे, उस हाईवे के ऊपर 3 बैरियर थे। और एक टाइम की बात है कि एक सिरफरे ने गाड़ी ली, पहला बैरियर तोड़ा, दूसरा बैरियर तोड़ा और तीसरे बैरियर पर एक जवान ने उस पर गोली चलाई और उसको मार दिया। पता है उस जवान का क्या हुआ? आज वो जवान तिहाड़ जेल के अंदर है। उसके बाद में एक आर्मी कमांडर जिसको पूरी जिम्मेवारी है पूरे J&K की, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाके और उसको जो है उसे जनता के सामने माफी मंगाई गई है। आर्मी कितनी जलील की जा रही है, इसका जो है हम किसी भी शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। ठीक है सर, ठीक आर्मी है। को बिल्कुल हाथ पैर ठीक है। बांध के दौड़ाया जा रहा ठीक है। है। लड़ाई जरूरी। कर्नल शिव परिहार साहब, शिव साहब, जैसा कि रामजी लाल ने कहा कि ये जब इतना बड़ा कॉन्वॉय निकल रहा था जिसमें 2200 के करीब जवान थे, इतने बड़े कॉन्वॉय के अंदर जो खबरें सामने आ रही है वो ये भी आ रही हैं कि एयर सर्विलांस उन्होंने मांगा था, एयर सर्विलांस नहीं था। और आमतौर पर जो कॉन्वॉय निकलता है उसमें 1000 से ज्यादा जवान नहीं होते हैं, लेकिन 2200-2500 जवान निकाले गए। इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो कैसे हुई? क्योंकि आपने काफी लंबा समय बिताया इसमें। इसका बेसिकली रीज़न था कि ये जो नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू कनेक्ट करता है, ये पिछले 5-6 दिन से काफ़ी बर्फ़ गिरने के कारण बंद पड़ा था और ऊपर से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि जवानों की बहुत कमी हो रही है। तो जो उस टाइम ये CRPF का कॉन्वॉय था, ये करीब 2500 का हो गया था। इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कारणों के कारण इनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया। आर्मी को जरूर लिफ्ट किया गया था और इसमें यही बात थी कि हाँ, इसमें भी कोई लीक तो हुई है इन्फॉर्मेशन की, इतना बड़ी कॉन्वॉय आ रहा है और एक के बाद एक चले जा रहे हैं। जैसा कि रामजी लाल साहब ने बोला, यदि कोई चेकिंग की हुई, यदि हमारी इंटेलिजेंस एक्टिव होती तो ये इस गांव में जहाँ ये इकट्ठी हुई है गाड़ी, जो ये इको स्पोर्ट्स में RDX इकट्ठा किया है, इसको जो आत्मघाती लड़का था, बिल्कुल यंग लड़का, उसको कोई तो बताता, पर सब जगह थोड़ी बहुत चूक हुई है। और यस, अपने देश में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसलिए इनको बाई एयर अपन लिफ्ट नहीं कर पाई, ये रीजन था। इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ और भी आर्मी मैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में कर्नल जनक शेखावत साहब भी मौजूद हैं। शेखावत साहब, आपने शुरू से अब तक ये चर्चा सुनी और कई तरह की खामियां भी इसमें सामने आई कि यह हादसा हुआ कैसे। अब सवाल ये उठता है कि इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि इंटेलिजेंस ने टाइम पर रिपोर्ट दी थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की गई। अगर समय रहते उस पर सुनवाई की गई होती तो इस तरीके का हादसा देखने को नहीं मिलता। जिस जगह पे ये हादसा हुआ है, मैंने अपने यंग डेज में कई कानवाई की हैं उस रास्ते पे। जैसा जनक साहब ने बोला है और बाकी स्पीकर्स ने बोला है, गलती तो हुई है, लेकिन जो बात बीत चुकी है उस पर जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जागें और जो हुई है उसको भूल के सुधार करें और इस सुधार को आगे बढ़ाने में और उस एक्शन लेने में भारतीय सेना सक्षम है और सेना को जो कहा जाएगा उसे हमें करने में तत्पर हैं, तैयार हैं। मैं एक सैनिक हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल और कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि हम इकट्ठे रहें, साथ रहें और देश के बारे में सोचें। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, सर, आप लगातार शुरू से इस चर्चा का हिस्सा हैं। इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं जो है वो सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और हमारा फेलियर है ये, इस पर भी बात की जा रही है, चूक हुई है इस पर भी बात की जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ब्रिगेडियर साहब ये भी है आपसे कि CRPF के जवान थे, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, क्या वाकई उनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए? क्योंकि काम तो वो भी वही कर रहे हैं जो हमारे जो आर्मी के लोग कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं आपका इस सवाल का जवाब दूं, मैं कुछ आपने इनका कारण पूछा था और आम जनता को थोड़ा समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हादसा हुआ कैसे, कहां चूक हुई, किसकी गलती थी या हुई या गलती थी या नहीं थी। मैं आपको एक पहली बात तो ये बताता हूं कि ये 1000 की कॉन्वॉय उससे डबल से भी ज़्यादा क्यों हुई। पहली बात तो है कि 5 दिन तक वो रास्ता बंद था, तो इसलिए कॉन्वॉय रोज़ जाती है, जो रूटीन जाती है वो जा नहीं सकी। दूसरा, जो जम्मू में ट्रांजिट कैंप है उनकी कैपेसिटी है
उनमें 1000 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखने में प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, वो रख नहीं सकते, उनको भेजना ही पड़ता है। तीसरा, जो आदमी उधर आगे बैठे हुए हैं, ट्रांजिट कैंपों में बैठे हुए हैं, जब कॉन्वॉय ऊपर जाएगी तो वो छुट्टी जाएंगे, उनकी रिलीफ जब आएगी तभी वो छुट्टी जा सकते हैं, तो उधर वो अटके हुए थे। इसका मतलब ये है कि पोस्ट 2 पे आदमी, ना तो ये 2500 आदमी उधर थे, ना वो 2500 आदमी जो श्रीनगर में बैठे हुए हैं वो थे, तो इसका मतलब 5000 आदमियों की डेफिशिएंसी थी, एक बात। दूसरी बात, ये कैसे हुआ कि एक कार आई और रोड ओपनिंग पार्टी होती है जो सुबह सुबह रोड को ओपन करती है, डिक्लेयर करती है कि वन वे ये में आई सिक्योर है। सरकार, वन वे में। ये देखिए सिक्योर है, ये सिक्योर है, इसलिए वो दोनों तरफ से तकरीबन 1-1 किलोमीटर, 500 से 1 किलोमीटर तक का एरिया सैनिटाइज करते हैं। वो सुबह सुबह जाते हैं, उनका एरिया जिम्मेवारी है, और वो देखते हैं ना कोई आईडी है, ना कोई उग्रवादी है, ना कोई हथियार छुपा है, ना कोई और किसी किस्म की सिक्योरिटी की कोई लैप्स है उधर, वो उन्होंने की है। और दूसरा, ये जो गाड़ी है, ये पहले 2014 से पहले कोई गाड़ी, सिविल गाड़ी कॉन्वॉय के टाइम पे सामने, आमने सामने या पीछे से नहीं आती थी। उस वक्त सिविलियन ट्रैफिक बंद था, तो इसका मतलब यह है कि टोटल एरिया सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए क्लियर होता था, और वो जब आपकी इस तरह की हरकत होने के जो अंदेशा होते थे वो नहीं हो सकता था। नाउ ये तो 2014 के बाद में ये सरकार जब आई J&K में, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका ये पॉइंट था कि ये सिविलियन को बहुत तकलीफ होती है, वो आना जाना, ट्रैफिक बढ़ता है सड़क पे, और ये कॉन्वॉय तो आती जाती रहती हैं, इसलिए इनको बेटोक आने जाने दिया जाए। और ये आदेश हो गया, पॉलिटिकल आदेश हो गया कि इनको बेटोक आने जाने दीजिए। अब आप ये बताइए कि जब 1 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज किया तो ये कार कहाँ से आई? उस वक्त ये RDX जो इसमें था वो डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाया? मेरे को ये बताइए, यदि ये लेटरल रूट्स हैं और जो सड़कें गाँव से आके जुड़ती हैं वो 1 किलोमीटर तक सैनिटाइज हैं, और दूसरे उसके बाद में जो सिक्योरिटी पार्टी होती है वो 1-1 गज पे नहीं रह सकती है, वो एरिया दिया हुआ होता है। आप बनियाल टनल से आप देखिए, कोई यदि किसी एरिया, एक कंपनी को आपको 3-4 किलोमीटर का एरिया दिया जाता है ना, इतने एरिया में हर चप्पे चप्पे पे आदमी नहीं हो सकता। किसी रूट पे कोई गाड़ी आके कॉन्वॉय को ज्वाइन कर ले सरप्टेशियसली और उसके साथ साथ चले तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ना उसको कुछ टोकने वाला है, इसलिए वो हादसा हो गया। अभी नाउ इंटेलिजेंस की जहाँ बात है, इंटेलिजेंस फेल्योर आप कह सकते हो, हर बार इंटेलिजेंस फेल्योर ही होती है, लेकिन इंटेलिजेंस जनरल रूटीन, ये इंटेलिजेंस हर हफ्ते आती रहती है कि आपके अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, ये होने वाला, कोई एग्जैक्ट रिएक्शनेबल इंफॉर्मेशन नहीं आती है, इंटेलिजेंस नहीं आती है। इसलिए इस पर कोई ये कहना कि इंटेलिजेंस थी और इस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक्ट नहीं किया, ये गलत बात है। वो एक्ट करते हैं, एक्शनेबल हो तो जरूर करते हैं, लेकिन यदि जनरल नेचर की ऐसी सिक्योरिटी लैब्स की सिक्योरिटि रिस्क की कोई खबर होती है तो वो तो रूटीन चलती रहती है, इसलिए इसको ठीक है सर। सवाल जो मेरा सवाल अभी था आपने जो सवाल पूछा था, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आर्मी में शहीद नाम की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, इट इज ए बैटल कैजुअलिटी। नाउ बैटल कैजुअलिटी हमारी 2 किस्म की होती है, एक फैटल होती है जो मृत्यु हो जाती है, और दूसरी होती है वुंडेड। एक तो किल्ड इन एक्शन और एक वुंडेड इन एक्शन, ये 2 किस्म की बैटल कैजुअलिटी होती है। दोनों का दर्जा आप शहीद एक को कह सकते हो, दूसरे को जो नाम देना आपने दीजिए, लेकिन हमारी जो आर्मी टर्मिनोलॉजी है वो बैटल कैजुअलिटी है। ना ये शहीद का दर्जा की बात कौन उठाता है? जो आदमी जो ये शहीद हुए हैं CRPF के, वो उतने ही बेनिफिट उनको मिलते हैं, मॉनेटरी हो, चाहे वो पेंशनरी हो, चाहे वो और कोई बेनिफिट हो, उनमें कोई फर्क नहीं है, और दे आर ऑल्सो बैटल कैजुअलिटी। नाउ वो हु स्टॉप्स देम कॉलिंग देम बैटल कैजुअलिटी? आप ये अपनी होम मिनिस्ट्री का मामला है, तो इसलिए ये बात मेरे ख्याल से इसी जगह बंद कर देनी चाहिए। शहीद का दर्जा उनको है। रिमार्क करना चाह रहे हैं कुछ बहुत शॉर्ट में सर, 20 सेकंड और भी गैस। जहाँ तक ब्रिगेडियर साहब ने जो बताया है, शहीद का मतलब क्या है? जो देश सेवा करते करते दुश्मन की गोली से मारा गया। तो जो 2 तरह के शहीद और आर्मी में भी, जैसे बैटल कैजुअलिटी है और एक फैटल है, नॉन फैटल है, इसके अलावा उस थिएटर में कोई और आदमी किसी एक्शन में मारा गया, जो एनिमी एक्शन डायरेक्ट नहीं है, पेट्रोलिंग जा रहा था, बर्फ के दब के मर गया है, उसको भी आजकल बैटल एक्सीडेंट के नाम से उसको भी ये पैसे का रियायतें देते हैं। ठीक है, उसको सारी पब्लिक बोलती है कि उनको शहीद का दर्जा। आरको साहब, विरोध प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए थे, गुस्सा आपने भी निकाला था। मैं ये मानता हूं कि इतनी बड़ी हादसे के बाद अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और ना किसी को इसकी पनिशमेंट मिला, जबकि ट्रेन हादसे में
मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, क्यों नहीं ये इस्तीफा लिया जाए और उनको सज़ा दी जाए कि जिन्होंने इतनी बड़ी चूक हमारे मुल्क के 45 लोगों को उनकी चूक की वजह से अपनी जानें गंवानी पड़ी है। तो मेरा यह मानना है और मैं अपील करता हूँ पूरे मुल्क से, पूरे मुल्क के लोगों से कि ऐसी चूक फिर दोबारा ना हो। इसलिए सबको इस बात का मांग करनी चाहिए कि ऐसी गलती करने वाले को भी सरकार बड़ी से बड़ी उसको सज़ा दे कि दोबारा फिर हमारे मुल्क में कोई ऐसी दुश्मन गलती करना चाहे तो उसको गलती करने का मौका ना मिले। आप रिमार्क करना चाह रहे हैं, 20 सेकंड है जितेंद्र जी आपके पास, इसको प्लीज लंबा मत खींचिएगा। फौज के जो लोग होते हैं उनकी किस प्रकार से, कश्मीर में जो काम करने वाले हमारे फौजी हैं उनकी क्या, किस प्रकार से, किन स्थितियों में वो काम करते हैं, जो भी आपने बताया ब्रिगेडियर साहब ने। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब सीमा पार कराता है हमारा दुश्मन देश, तो फायर जो फौजी होते हैं वो फायर सपोर्ट कराते हैं उसको, ताकि वो फायर सपोर्ट के माध्यम से वो जो घुसपैठिया है वो अंदर प्रवेश कर जाए। उसी प्रकार से इस देश में भी इस प्रकार के स्थितियां होती है, जो पॉलिटिकल कुछ लोग होते हैं वो उनको फायर सपोर्ट करते हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर ऐसी स्थिति हो और फायर सपोर्ट के माध्यम से वो चीज पैदा हो। मैं कहना चाह रहा हूं कि सब सिद्धू साहब का, देखिए एक सेकंड, सिद्धू साहब का, ममता बनर्जी का जिस प्रकार का स्टेटमेंट आया, मैं कह रहा हूं शेमफुल है इस देश के अंदर। इमरान खान की भाषा और ममता बनर्जी की, सिद्धू की भाषा एक समान है। जितेंद्र जी हमारे साथ इंद्राज सिंह जी भी हैं, रिटायर्ड कमांडेंट हैं सीआईएसएफ से। इंद्राज सिंह जी, सीआईएसएफ भी अपने आप में जो है वो एक इंडियन फोर्स है। यस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैटेगरी में आता है। और सबसे पहले तो मैं आप ही को धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज़ 18 को कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आपने चर्चा का एक विषय रखा। आमतौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है जो आपने इतना तवज्जो दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरे पैरामिलिट्री कोर की तरफ से, हृदय से आपका आभारी हूं। और जो शहीद हुए हैं उनको हम अपने कोर से, हृदय के निचले करने से हम इतना आभार उनका करते हैं और उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं कि उनके परिवार को वो शक्ति प्रदान करे। अब जहाँ तक सवाल है पैरामिलिट्री का और खामियों का, बड़े बड़े मेरे बॉसेस बैठे हैं, उन्होंने काफ़ी चर्चा कर दिया, रिपीट करने का मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक, कहीं ना कहीं मेरे एक दिल में एक कशिश है कि मैं एक पैरामिलिट्री से हूँ और आज तक पैरामिलिट्री, जिसका एक आम जनता को ये पता नहीं है कि पैरामिलिट्री जो बीएसएफ है या सीएसएफ है, सीआरपी है, आईटीबीपी है, ये फर्स्ट गोली वही खाते हैं जी। अगर बॉर्डर पर बीएसएफ है तो हमारे जो बड़े भाई हैं आर्मी, वो बाद में हमारी सपोर्ट में आएंगे, लेकिन पहली गोली बीएसएफ खाता है। असम राइफल असम में खाता है, आईटीबीपी खाता है। और देश में भी कहीं भी पहले कोई भी अगर मजमा होता है तो सीआरपी पहले मरता है, आर्मी उसके बाद आता है। तो मेरा एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक गुजारिश है कि पैरामिलिट्री के साथ डिस्पैरिटी क्यों। अभी कर्नल साहब ने बताया बहुत से ऐसे मापदंड हैं जो ये शहीद के नाम से स्टेट गवर्नमेंट उनको फैसिलिट करता है, पेट्रोल पंप देता है, उनको गैस एजेंसी देता है, उनको मान सम्मान देता है। तो ये मान सम्मान मैं मांग करता हूँ पैरामिलिट्री का एक एक्स पुलिस ऑफिसर होने की वजह से कि वो हमें दिया जाए। और दूसरा मैं मांग करता हूँ कि वो भी एक बैटल फोर्स है, वो भी एक बैटल फोर्स है। बैटल फोर्स को उसी तरह से इक्विप्ड करो जैसे आर्मी है। भाई वो भी युद्ध कर रहे हैं, वो भी उसी इंसर्जेंसी एरिया में मार्च कर रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर से कवर दिया जाना चाहिए था, उनको जो है आरओपी का प्रॉपर इंश्योर करना चाहिए था। और क्या जरूरत है एक दिन आप 1000 आदमी भेजते, दूसरे दिन 1000 भेजते, तीसरे दिन जब 5 दिन से रुके हुए थे तो किसी की जान जोखिम में डालना जरूरी था। हमारे पास जितने इक्विपमेंट हैं उनके हिसाब से, पहला मैं कई कंट्री में विजिट किया हूँ साहब, दूसरे देशों में इंसान की कदर होती है, हमारे यहाँ इंसान की कदर नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। यही अगर 40 आदमी अमेरिका में मर जाते तो आज आग लग जाती, उनके दुनिया भर के नियम कानून हो जाते, इक्विपमेंट आ जाते कि किस कारण से हुआ। मैं बता रहा हूं अभी इसके ऊपर जो जांच बैठेगी उसकी रिपोर्ट 6 महीने में आएगी और 2 साल में उनको सजा होगी कि किसकी गलती रही, किसकी क्या रही। ठीक है साहब। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, मैं आपसे
इसका जवाब लूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात चल रही है पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों की। और ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप इंद्राज सिंह जो कहा था उन पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, फिर आगे बढ़ते हैं संक्षेप में। मैं ये बताना चाहता हूँ इंद्राज साहब को, ये एश्योर करना चाहता हूँ कि जहाँ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, आपको जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या सीपीओज हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सीपीओज हैं, तो इनके लिए वही फैसिलिटी है, वही बेनिफिट है। राजस्थान फर्स्ट टाइम नहीं, आप कारगिल से अजी 1999 से कारगिल युद्ध के बाद में सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज को और आर्म्ड फोर्सेज को सेम फैसिलिटी। आपको मैं बताऊं कि मैं 5 साल राज्य सरकार में रहा हूं, तो इसलिए हमने एक बीएसएफ की लड़की को नायब तहसीलदार बनाया था, वो आज एसडीएम है। सरकार नौकरी देती है एक शहीद के परिवार के किसी भी एक सदस्य को जो क्वालिफाइड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है। इसलिए आप ये निश्चित रहिए, जहां तक राज्य सरकार का सवाल है राजस्थान में, ये सारी इंद्राज जी को मैं भी एक चीज अपडेट करना चाहता हूं। इंद्राज जी, भगवान सिंह जी जो कह रहे हैं वो तो अभी हाल ही में अपडेट हुआ ही होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं देश की भावना आपको बता सकता हूं। भले ही आप पैरामिलिट्री फोर्स से हो, आईटीबीपी से हो, असम राइफल से हो या बीएसएफ से हो, लेकिन जब कोई जवान शहीद होता है बॉर्डर के ऊपर या देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहादत को प्राप्त होता है, देश में आपका सम्मान उतना ही होता है, देश के लोग आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो किसी भी दूसरे सुरक्षा एजेंसी से करते हैं। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, इसको जो है वो आगे बढ़ते हैं। अरुण जी, हाँ जी 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 प्लीज। पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री कंपैरिजन है, इसको करना ठीक नहीं है, क्योंकि सीपीओ जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को दोनों काम करने पड़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और जहां बॉर्डर पीसफुल है वहां पे उनकी ड्यूटीज। दूसरी बात, जब सैलिएंट डिफरेंस देखिए, फौज के अंदर, आर्मी के अंदर जो सिपाही होता है वो 40 साल में घर आ जाता है, क्योंकि जवान रखना पड़ता है, फौज को यंग रखना पड़ता है, जबकि सीपीओ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान 60 साल तक नौकरी करते हैं। तो हालांकि सारी सुविधाएं जहां भी पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसे ऑपरेशंस में अंडर द कमांड ऑफ द आर्मी होते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग राशंस, छुट्टी और सारी चीजें वही मिलती और वही मिलती रहेंगी। तो दोनों को कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों मेरा यही था, मेरा जो सबमिशन था ये था कि इक्विप्ड वाइज जैसे इक्विपमेंट है, इक्विप्ड अच्छा से किया जाए, ताकि वो भी एज ए पैरामिलिट्री है तो मिलिट्री का ही छोटा भाई है, वो भी अच्छा से काम करे। ठीक है सर। अरुण जी, बॉर्डर पे है, आपका इक्विपमेंट आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरुण दे रखा है। ये पुलवामा की घटना से सचमुच देश बहुत आहत है, पूरा देश, और इस मामले में हम सब एक हैं। और एक्चुअली ये सीरीज है, ये पठानकोट से शुरू हुई थी, फिर उरी पे हुई और अब ये पुलवामा में हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम आज यूनाइटेड खड़े हैं इस संकट के समय में, पर एट द सेम टाइम भारत का बाशिंदा आज अपने आप को पिटा हुआ और अपमानित भी महसूस करता है। तुलना में एक छोटे से देश ने किस स्केल पे इतने महान और बड़े देश को परेशान कर रखा है, ये महसूस ही किया जा सकता है। एक गंभीर समस्या पिछले कुछ सालों में ये उत्पन्न हुई है कि अकाउंटेबिलिटी पे कोई आदमी जवाब देना नहीं चाहता। अभी सारी चर्चाओं में ये बहुत उजागर है कि इंटेलिजेंस फेलियर थी। शेखावत साहब ने भी जिक्र किया, परिहार साहब ने भी बताया कि एक 4 महीने से गृह मंत्रालय में इनको एयरलिफ्ट करने की एप्लीकेशन पेंडिंग है। ये बड़ा शर्मनाक है, इतने बड़े देश में जहां रिसोर्सेज की अदरवाइज कोई कमी नहीं दिखाई जाती। 4 महीने से एक लेटर वहां पड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी के फंसा हुआ। अब मैंने सुना है पिछले 2 दिन में अब ऑर्डर हुआ है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के लिए सवाल पूछो तो तरह तरह के नाम दिए जाते हैं उन लोगों को। ये एक बड़ी गंभीर समस्या पिछले कुछ सालों से देश में है। सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। देश की इतनी बड़ी घटना है, क्लियर, मतलब इतना सेंसिटिव हाईवे पे, जो दुनिया का सबसे सेंसिटिव हाईवे समझ सकता हूँ मैं, तो एज ए लेमैन मेरी समझ से बाहर है कि
100 किलो या 50 किलो ठीक सर, ठीक RDX ठीक, लेके आपका पॉइंट सर 20 सेकंड है, फिर से श्रीमाली जी आपके पास, अननेसेसरी मत प्लीज प्लीज। इस देश में जिस पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से आतंकवाद को लेकर के जिस प्रकार का चल रहा है, पर इस बारे में एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हम सब एक हैं तो ये समय ऐसा है कि इस समय हम यदि सेना के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप लगाते हैं या किसी प्रकार की कोई आवाज सर, कहते हैं, सेना पे कौन तो लगा रहा है? ये नहीं सर सेना पे कि किसने लगाया? सेना के देखिए जितेंद्र जी सेना पे किसने आप मुझे बताइए, इनमें से किस गेस्ट ने सेना पे सवाल उठाया? सेना के उस मूवमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का हम कोई वो कहें, पर जैसे नहीं, आप पॉइंट आउट कीजिए, आपके किस गेस्ट ने सेना पे सवाल उठाया, आप बताइए। देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से सर रुकिए इनको जवाब देने दीजिए। सेना का मूवमेंट किस प्रकार से होना चाहिए था, किस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, इसका निर्णय करने का प्लीज इस समय सेना पे छोड़ देना चाहिए। इस समय मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है, वो है आरोप कि जब हमारे जवानों ने अपनी जान हथेली पे लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक करी और देश के कई नेता के मांग रहे थे कि सबूत दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक का। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे पॉलिटिकल देश में इस प्रकार के लीडर है, सबूत मांगे जा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का। नारायण भारत साहब, आपने देख लिया, सारे महानुभावों की चर्चा को आपने बहुत गौर से सुना और जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के वक्ताओं को भी आपने सुना। अब मामला जो है वो 40 से ज्यादा हो गए, 40 जवानों की शहादत का है। क्या वाकई इस पे राजनीति हो रही है? हम उनके घावों पे मरहम रख पा रहे हैं? मैं पहले ये कहूँगा कि ना इंतज़ार करो इनका आज़ादारों, शहीद जन्नत को जाते हैं घरों को नहीं आते हैं। मुखवीर होना बहुत आसान है, युद्धवीर होना बहुत मुश्किल है। ये किनके बेटे हैं? कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा है। और आप यूँ सोचिए कि बाप खेत में जूझ रहा है, बेटा लड़ रहा है फौज में, तुम चुनाव लड़ो, नेता बैठा मौज में। मैं राजनीति, बीजेपी कांग्रेस दोनों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, मैं इस सभा को आगाह करना चाहता हूँ कि उनका क्या आचरण रहता है शहीदों के लिए। 48 साल से महाराष्ट्र में बाबा जाधव की पत्नी जो शहीद हुए 65 में, ज़मीन के लिए घूम रही है और उससे पैसे मांगे जाते हैं और हाईकोर्ट फटकार लगाता है सरकार को। बीजेपी सत्ता में रही है, अभी सत्ता में है, महाराष्ट्र के 18वें सीएम सत्ता में है, इंदिरा यादव दर दर भटक रही है। और वो शहीद था जिसको लाल बहादुर शास्त्री ने हाथ से चिट्ठी लिखी थी और सम्मान किया था। शिवसेना सत्ता में रही है, एनसीपी सत्ता में रही है, कांग्रेस सत्ता में रही है। और ताज़ा घटना जब मेजर कौस्तुभ की बॉडी आती है बॉम्बे में, तो बीजेपी के विधायक नरेंद्र मेहता, एक कॉरपोरेटर आनंद मांजरेकर, ये केक काटते हैं, अखबारों में छपता है। राजनीतिक पार्टियों का ऐसा ही किरदार है। दूसरी तरफ भारत के आम लोगों को देखिए, देवकी शर्मा भिक्षावर्ती करके जीवन यापन करती थी, 6 लाख रुपए हमारे शहीदों को शहीदाने वतन को अर्पित किए हैं। अगर पीएम नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है, मजबूती दिखाई है, हम उनको सलाम करते हैं। अगर यश जाता है तो अपयश के भी वो हकदार हैं। हंसराम अहीर जो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने संसद को बताया है कि पिछले 5 साल में 93% इजाफा हुआ है हमारे सुरक्षा प्रहरियों पे हमले के। 176% इंसिडेंट टेररिज्म में जो हो रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। और 339 हमारे सुरक्षा प्रहरी अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क के काम आए हैं। ये बढ़ोतरी हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर का जिक्र गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी किया है। आपकी मुस्तैदी न होने से किसी माँ का दुलारा चला जाए, माँ मान के चलती है कि एक दिन मेरे मुल्क में मेरा बेटा शहीद भी हो सकता है, लेकिन ऐसे अनायास चला जाए, इस तरह की जान चली जाए, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मुल्क को अगर खड़ा होना है तो इसकी डिबेट टीवी पे नहीं होती है। इंदिरा गांधी ने 1971 में जब लड़ाई की थी तो ऐसे इंटरव्यू नहीं दिए थे कि हम आर पार की कर लेंगे। बहुत शालीनता गरिमा से बात कही थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। 8000 लोगों को उन्होंने हलाक किया था, हमारी 3000 कैजुअलिटी भी हुई थी। तो ये फ़र्क हमको समझना चाहिए। हमारी फ़ौज पे कौन ऐसा जो फ़ख्र नहीं करता है? दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है जिन पे हम सलाम करते हैं। नेतृत्व को अगर कीर्ति मिलती है तो अपयश भी जाता है, उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये चूक हुई है हमसे और आइंदा हमारे से ऐसी चूक नहीं होगी। ठीक है सर। सर बहुत ही गंभीर मामला है, सारा देश रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। और आज सियासतदार सत्ता से बाज नहीं आ रहे, सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के सियासतदारों से कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को। एक तरफ हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं और उनकी लाशों पे राजनीति करी जा रही है।
अभी तो चिता भी नहीं लगी है, चिता भी ठंडी नहीं हुई है कि हमारे नेता लोग वोट मांगने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, जोली फहरा रहे वोटों के लिए। कैसा देश बनाने जा रहे हैं ये लोग? शर्म आते मुझे ऐसे राजनेताओं पर। देश को कहां लेके जाएंगे ये? मैं इस देश के नेताओं से एक मांग करना चाहता हूं सिर्फ कि आप लोगों ने कभी राजनीति में कभी देशभक्ति का पाठ पढ़ा हो तो खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, भगवान के वास्ते उसका नमूना तो एक बार पेश करो। मैं एक बात, एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं इन नेताओं के लिए कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर 60 पे उल्लू बैठे हैं, हाल ही गुलिस्ता क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जनमंच में आज हम बात करेंगे पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के जवानों की। इस शहादत के बाद पूरा देश सकते में है और पूरी दुनिया भारत को लेकर बात कर रही है। ऐसे में शुरू होती है राजनीति और सभी राजनीतिक दल इसके लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, जहां पर चप्पे चप्पे पर कश्मीर में फौज की तैनाती रहती है, ऐसे में इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। हालांकि ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है और भविष्य में सबक लेना भी इससे बहुत जरूरी है, लेकिन वर्तमान में इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को दोषी ठहराने पर आमादा हैं। लेकिन हकीकत क्या है और लोग क्या सोचते हैं, आर्मी के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, सीआईएसएफ के जवान इसको लेकर क्या सोचते हैं और सीआरपीएफ के जवान इसको लेकर क्या सोचते हैं और आम आदमी इसको लेकर क्या सोचता है, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे गणमान्य मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जितेंद्र जी आपसे है। जितेंद्र जी, 40 जो जवान जिन्होंने शहादत पाई, उसके बाद में लगातार पूरा देश एकजुट हुआ, देश के हर कोने से आवाज आई, सब कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो एक साथ खड़े हो गए, लेकिन बावजूद उसके राजनीति का दौर शुरू हो गया और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा कि जो है 40 जवानों की शहादत हुई कैसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के साथ हम सब लोग हैं। सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, ये ऐसी बात है कि जो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर सवाल उठावे, ये ऐसा सवाल उठाने वाले लोग उन सैनिकों का अपमान कर रहे हैं जो इस देश के रक्षा के लिए शहादत जिनकी हुई है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसके ये जो समस्या है, ये समस्या भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, ये इस देश में आतंकवाद की समस्या है। जो ये आतंकवादी घटनाएं पिछले काफ़ी समय से चल रही है, चाहे वो बम्बई के अंदर सैकड़ों लोग मरे हों उस समय की चाहे घटना हो, चाहे उरी की घटना हो और चाहे वो पुलवामा की घटना हो, चाहे वो कारगिल की घटना हो, ये इस प्रकार की घटनाएं हैं जो इस देश के अंदर वर्षों से सतत चली आ रही है। परंतु मेरे को बहुत फक्र है इस बात का और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं इस बात के लिए कि इस देश के इस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हिंदुस्तान में कोई घटना घटित हुई हो और उसके 3 घंटे पूरे होने से पहले पूरे दुनिया की आवाम ये कहे कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके और इस आतंकवाद की लड़ाई के साथ में खड़े हैं। ये बहुत ही सुखद बात है। इस देश के अंदर मैं कहना चाह रहा हूं, जब देश का प्रधानमंत्री इस देश से बाहर जाता था तो चौथे पन्ने के ऊपर 5वीं लाइन के अंदर 4 लाइनें लिखी जाती थी कि भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और आज स्थिति बदल गई है दुनिया के नक्शे से। इस देश के प्रधानमंत्री के पूरे विश्व के जो लोग हैं, जो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, समस्त लोगों ने ये कहा है कि हम इस आतंकवाद के लिए भारत के साथ हैं। पहले इस समस्या के लिए हर देश ये कहता था कि भारत पाकिस्तान की समस्या है, इसको आतंकवाद से मत जोड़ो, इसको कश्मीर से मत जोड़ो, इसको उससे मत जोड़ो, ये हिंदू मुस्लिम की समस्या है। पर नहीं, इस देश भी समझ गया है यह समस्या हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं है, यह समस्या इस देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो आतंकवाद चल रहा है उस आतंकवाद की घटना है, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस समान है। परंतु इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया आपने। इस चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यह ऐसा समय है जब इस समय हम व्यक्तिगत जो मतभेद हैं, चाहे कांग्रेस बीजेपी के मतभेद हो, चाहे ये महागठबंधन के ममता जी के गठबंधन हो, इन गठबंधनों के जो व्यक्तिगत राजनीति है, मैं आपका पॉइंट समझ गया जितेंद्र जी। सुशील आसोपा जी, सवाल अब आपसे ये है कि ऐसे संकट के समय में आपको साथ खड़े होने की बजाय सीधा आप पे आरोप है कि आप इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति करने का प्रश्न ही नहीं है। राहुल गांधी जी वो पहले
राजनेता है जिन्होंने श्रद्धांजलि दी और सरकार और सेना के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी खड़ी है, इसका उन्होंने वक्तव्य जारी किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ आकर के स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी प्रियंका गांधी जी के लखनऊ में, वो आयोजित हुई और वहाँ पहुँच करके उन्होंने उसको रद्द किया और कंडोलेंस 2 मिनट का किया और वो समाप्त कर दी। कांग्रेस श्रद्धांजलि अर्पित करती है उन शहीदों को, लेकिन भाजपा सरकार से मांग भी करती है कि उनको शहीद का दर्जा दे। सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिले, ये हमारी मांग है। लेकिन दूसरी बात है, आप जो बात कह रहे थे कि 3 घंटे के भीतर पूरे देश ने उसको, पूरे विदेश और वर्ल्ड ने उसका संज्ञान लिया, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे उस दिन, ये बड़ा जरूरी है जानना। प्रधानमंत्री 11:15 बजे रामगंगा बांध, जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल का जो वो क्षेत्र है जहाँ भ्रमण करने एंटर हुए थे उस वन के अंदर, और 6:45 बजे बाहर निकले वहाँ से। ये बहुत बड़ा विषय और बड़ा संगीन आरोप है प्रधानमंत्री के ऊपर कि जब 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक हुआ, उस दिन पूरे दिन प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पार्क में विभिन्न झीलों में अपना फोटो खिंचवा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, सैर कर रहे थे। कटेवा साहब, अब राजनीति से इतर सवाल करते हैं। राजनीति का रुख तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके का है। अब सवाल ये है कटेवा साहब, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि राजनीति को एक साइड में रख देते हैं और पूरा देश एक साथ, गली मोहल्ले नुक्कड़ पे आपने देखा होगा, हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस घटना का, इस दुर्दांत घटना का विरोध किया है। चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों। अब सवाल ये है कि आपने एक लंबा समय आर्मी के अंदर दिया है, बड़े पद पर आप रहे, इतनी बड़ी चूक हुई कैसे जहां पर फौज चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है? आपका सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा। पहले हिस्से में मैं ये बोलना चाहूँगा दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता से कि जो भारतीय सेना है और जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इस हिंदुस्तान की सेना है, वो किसी पार्टी स्पेसिफिक की सेना नहीं है। ना वो कांग्रेस की सेना है, ना वो भारतीय जनता पार्टी की सेना है। और ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है इस हिंदुस्तान में जो जब भी हमारे देश पे, चाहे देश की सीमा पे, चाहे देश के अंदर कभी भी कोई विपदा आती है, चाहे कभी बाढ़ आती है, चाहे कहीं भूकंप आता है, चाहे सुनामी आती है, सब जगह पे वो हमेशा इस देश की सेवा करने के लिए, इस देशवासियों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो ऐसी समय में जब बड़ी दुखद घटना है कि हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, और कुछ लोग थे जो इतनी क्रिटिकल अवस्था में, घायल अवस्था में जब वो भर्ती थे हॉस्पिटल में, एक आधा उनमें भी बाद में शहीद हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई मारा जाता है, शहीद हो जाते हैं, तो बहुत दुख होता है और पूरे देश को इस बात का दुख हुआ है। मुझे बड़े अच्छा लगता है कि कुछ समय के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया। बिल्कुल, दोनों पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन पार्टी भी इकट्ठी होगी, और ऐसा होने से कितना अच्छा लगता है कि ये देश ऐसे क्यों नहीं रह सकता है। दूसरी बात, जो इतनी बड़ा हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेवारी जरूर किसी को लेनी होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। एक कार के अंदर 50 केजी आरडीएक्स, 50 केजी एक्सप्लोजिव कैसे इकट्ठा कोई कर सकता है? 350 केजी सर? नहीं, 350 केजी की गलत खबर थी। 350 केजी आरडीएक्स इतना ज्यादा होता है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते जी। जो एंटी टैंक माइन होती है, जो टैंक को उड़ाती है, उसके अंदर 5 केजी एक्सप्लोजिव होता है जी। पर तो वो भी इतना ज्यादा कैसे इकट्ठा? आपका ये मानना है कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर तो था? इंटेलिजेंस फेलियर था। कर्नल रामजी लाल, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में भी चूक हुई है जी। कर्नल साहब, हम चूके हैं रामजी लाल जी इस पूरे हादसे के दौरान, हमारी वाकई हमसे चूक हुई है? सवाल है मेरा आपसे। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम जो है सिक्योरिटी उसमें सिक्योरिटी देने में, अपने जवानों की सुरक्षा देने में हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है, और इसकी बहुत बड़ी वजह भी है जो हमें आज उसको डिस्कस करना चाहिए और सबके सामने लाना चाहिए। एक 2500 जवानों की कार्रवाई चल रही है, और उस कार्रवाई को रास्ते में चेक करने वाला, कोई सिक्योरिटी देने वाला
कोई उससे सामने से कोई आ जाए रुकावट डालने, उसको कोई रोकने वाला ऐसा कोई भी एजेंसी नहीं थी, ऐसे कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे जो उनके सुरक्षा प्रदान कर सके। इसकी क्या वजह थी? J&K के अंदर सुरक्षा बलों को हाथ पीछे बांध के और उनसे जो है ड्यूटी कराई जा रही है। आप देखते हैं कि एक जवान अपनी ड्यूटी पर जा रहा है, उसके हाथ में बंदूक है, उसका बिस्तरा है और उसके सब पीछे जो है पत्थरबाज लग लेते हैं। उसके बाद जो है उसको जूते से चप्पल से पीटते जाते हैं। क्या हमारे नेता लोग देखते नहीं? क्या हमारे प्रधानमंत्री देखते नहीं कि एक जवान की क्या बेइज्जती हो रही है, उसकी क्या हालत है और ये क्यों हो रही है? यहाँ पे एक नहीं तीन बैरियर थे, उस हाईवे के ऊपर 3 बैरियर थे और एक टाइम की बात है कि एक सिरफरे ने गाड़ी ली, पहला बैरियर तोड़ा, दूसरा बैरियर तोड़ा और तीसरे बैरियर पर एक जवान ने उस पर गोली चलाई और उसको मार दिया। पता है उस जवान का क्या हुआ? आज वो जवान तिहाड़ जेल के अंदर है। उसके बाद में एक आर्मी कमांडर जिसको पूरी जिम्मेवारी है पूरे J&K की, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाके और उसको जो है उसे जनता के सामने माफी मंगाई गई है। आर्मी कितनी जलील की जा रही है, इसका जो है हम किसी भी शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। ठीक है सर, आर्मी को बिल्कुल हाथ पैर बांध के दौड़ाया जा रहा है। लड़ाई कर्नल शिव परिहार साहब, शिव साहब, जैसा कि रामजी लाल ने कहा कि ये जब इतना बड़ा कॉन्वॉय निकल रहा था जिसमें 2200 के करीब जवान थे, इतने बड़े कॉन्वॉय के अंदर जो खबरें सामने आ रही है वो ये भी आ रही हैं कि एयर सर्विलांस उन्होंने मांगा था, एयर सर्विलांस नहीं था। और आमतौर पर जो कॉन्वॉय निकलता है उसमें 1000 से ज्यादा जवान नहीं होते हैं, लेकिन 2200-2500 जवान निकाले गए। इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो कैसे हुई? क्योंकि आपने काफी लंबा समय बिताया इसमें। इसका बेसिकली रीज़न था कि ये जो नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू कनेक्ट करता है, ये पिछले 5-6 दिन से काफ़ी बर्फ़ गिरने के कारण बंद पड़ा था और ऊपर से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि जवानों की बहुत कमी हो रही है। तो जो उस टाइम ये CRPF का कॉन्वॉय था, ये करीब 2500 का हो गया था। इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कारणों के कारण इनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया। आर्मी को जरूर लिफ्ट किया गया था और इसमें यही बात थी कि हाँ, इसमें भी कोई लीक तो हुई है इन्फॉर्मेशन कि इतना बड़ी कॉन्वॉय आ रहा है और एक के बाद एक चले जा रहे हैं। जैसा कि रामजी लाल साहब ने बोला, यदि कोई चेकिंग की हुई, यदि हमारी इंटेलिजेंस एक्टिव होती तो ये इस गांव में जहाँ ये इकट्ठी हुई है गाड़ी, जो ये इको स्पोर्ट्स में RDX इकट्ठा किया है, इसको जो आत्मघाती लड़का था, बिल्कुल यंग लड़का, उसको कोई तो बताता, पर सब जगह थोड़ी बहुत चूक हुई है। और यस, अपने देश में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसलिए इनको बाई एयर अपन लिफ्ट नहीं कर पाई, ये रीजन था। इस चर्चा को